नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं। आप ये जानते हैं कि आपका चैनल इस वक्त बिहार में मौजूद है और यहाँ नब्ज़ टटोल रहा है सियासी पंडितों के पास जाकर, सियासी चेहरों के पास जाकर कि क्या सोचते हैं इस बार सरकार किसकी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच चुके हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के पास। पीके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया है। इन इंग्लिश आई से बरीड इन द बुशेस ऑफ बिहार। Alive but buried in the bushes of Bihar. So are you going to rise? Buried in a good sense. I feel so good that I decided, मैंने ये निर्णय लिया कि ये मुझे करना चाहिए। हाँ। और 3 साल यहाँ बिताने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत सही निर्णय था, सही काम किया, सही समय पर लिया और इसका परिणाम अभी आपको 3-4 महीनों में आपको देश को दिखेगा। अप्रत्याशित नतीजे आपको बिहार से दिखेंगे, सिर्फ चुनाव के नज़रिए से नहीं, ऐसे नतीजे जो राजनीति की दशा और दिशा को बदल देंगे। इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं आप? मतलब धुरंधर इतने हैं कॉन्फिडेंट सामने। इसलिए हैं क्योंकि 3 साल बिहार के गांव-गांव गए हैं, यहाँ रहे हैं और जो भी मेरी समझ पहले की थी उसको अगर आप हटा भी दें तो भी जो मैं बिहार में देख पा रहा हूँ, जो आंकड़े देख रहा हूँ, जो नंबर्स देख रहा हूँ, वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। तो इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये आपके लिए वार्म अप चुनाव किसने कहा है ना? और आपके धुरंधर विरोधी भी ये बात कह रहे हैं नहीं, चलिए कि ये आपका वार्म अप चुनाव है। आप अगर डेंजरस साबित होते भी हैं तो वो 2029 में आगे कभी होंगे, अभी तो नहीं। आपने साल भर पहले मेरा एक साक्षात्कार यहाँ किया था। हाँ, अक्टूबर। तब तो लोग ये नहीं कह रहे थे। अक्टूबर से लेकर अभी तक लोग इतना तो कह रहे हैं भैया इनका वार्म अप है। ये बिहार के नतीजे लोग जो मेरे विरोधी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जीतेगा कौन, ये तो प्रशांत किशोर और जनसुराज तय करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हम लोग जिसको चाहे उसको हरा तो जरूर देंगे, इतना वोट तो जरूर लाएंगे कि जिस प्रत्याशी को चाहे उसको हरा दें, ऐसा विरोधी मानते हैं। तो अभी यहाँ पहुँच गए ना, अब 2 महीना और रुक जाओ, फिर पता चलेगा कि कौन जीत कर आ रहा है। और क्लैरिटी फिर दे दीजिए। नहीं, आप देखिए, आप पटना में हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप पब्लिक से पूछिए और नेताओं जो हमारे घुर विरोधी है उनसे भी पूछिए। नहीं, जो पहला आदमी हमको पीके मिला प्रशांत किशोर जी, उस पहले आदमी ने कहा कि देखिए हम जो है 20 साल से एक चेहरा देख रहे हैं, वो बदलाव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो हर वोटर चाहता है ना, हर 5 साल में वो बदलाव चाहता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑप्शन क्या है। अगर 2010 एक मजबूत ऑप्शन अगर आप 2010 में यहाँ आए होते तो लोग चाहते नहीं, अभी तो काम शुरू हुआ है, नीतीश को दोबारा मौका मिलना चाहिए। अगर आप यहाँ 2015 में आए होते तो लोगों ने कहा हाँ मोदी चाहिए लेकिन यहाँ तो नीतीश ही ठीक है। आज जो स्थिति है लोग कह रहे नहीं, कुछ भी हो ये लोग जाने चाहिए। पर आप कैसे अलग हैं इन सबसे, मुझे ये बताइए। बता रहा हूँ, ये तो आप भी मान रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब लोगों के पास 2 विकल्प है। बदलाव चाहते हैं कि बदलाव सत्ता में कौन है, नीतीश और भाजपा है, तो हटेंगे तो ये। अब जनता के पास 2 विकल्प है, या तो वो राजद का लालटेन जो कि 15 साल बिहार के जंगल राज के लिए जिसको लोग दोषी मानते हैं उसको वापस लाएं, या फिर एक नई व्यवस्था, नया विकल्प, नया प्रयास जो शुरू हुआ है जनसुराज का, उसको मौका दें। नहीं, पर एक और ऑप्शन है। क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। नहीं, मैं तो ऑप्शन दे रही हूं आपको। आप क्यों ऑप्शन दे रहे हैं जब बीजेपी वाले प्रधानमंत्री आकर भाई आप कह रहे हैं ऑप्शन 3 ऑप्शन है। आपने कहा या तो आरजेडी रहेगी, ऐसा है, या फिर बिहार में 3 जेडीयू रहेगी। मैं कह रही हूँ आपके साथ साथ एक और ऑप्शन है। नहीं, सुन लीजिए, बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है। एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट, तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप देख रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे जबकि अच्छा सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। उनका ठीक नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं,
ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है, ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है, लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? अरे भाई हमारे भी तो सूत्र है ना, तो सूत्र तो आके प्रशांत किशोर मैंने जी, आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा में 3-3 4-4 ऑप्शन आते हैं, तो ये एक और ऑप्शन है। ठीक बात है। तो हमने तो कैमरे पर कहा, अब दोहरा देता हूं कि अगर बीजेपी में दम है, भाई बीजेपी तो देश की सत्ताधारी पार्टी है, मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, दम है तो बिहार में आकर कह दो ये बात कि हमारा चेहरा अभी नीतीश रहेंगे, 25 के बाद कौन होगा। अमित शाह जी का भी कोई इंटरव्यू आया है, उन्होंने कहा अभी नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, 25 के बाद हम लोग तय करेंगे। भाई नाम बताओ, है दम तो नाम बताओ कि कौन होगा बीजेपी से। आप ये लिख के रख लीजिए, बिहार में बीजेपी की ना ताकत है ना तैयारी है कि वो चुनाव लड़ सकें और मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर सकें। पर प्रशांत किशोर आप जानते हैं और मुझे पता है कि ये अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप भड़कता? तो मैं कभी नहीं, आराम से आपसे हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जन स्वराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? सुनिए, देखिए प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं, प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं, प्रशांत किशोर कोई एमपी सांसद के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं आप एक बात सुनिए, प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? क्यों बैठाएं इस बिहार में? ये बताइए, पांडे जी के बेटे ये काम कैसे? ऐसा नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति के कितना लोग रहता है? और अगर मोदी जी के जाति के लोग नहीं रहते हैं तो आप बिहार के लोगों के प्रति ये पूर्वाग्रह क्यों रखते हैं कि बिहार में लोग जाति पर वोट देते हैं? देखिए, अब मुझे पता था आप उस तरफ आएंगे। अरे बिल्कुल, आप लोग बिहारियों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। आपने सुनिए, कर्नाटक में जाकर, मैं आपको पहले ही आगाह लगा चुकी थी। आप मुझे बताइए कि आपने कर्नाटक में जाकर कभी ये पूछा कि लिंगायत वो कालिगा के रहते हुए आप लोग कैसे चुनाव जीतेगा? आपने क्या आंध्र प्रदेश में पूछा कि नहीं कापू कम्मा रेड्डी की राजनीति से कैसे पार पाइएगा? ये बात होगी पीके, हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बिहार बार-बार ये कहा जाता है, तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण को। तोड़ रहा हूँ। अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है, किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को दिया वोट। आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर कम से कम ये तो मत कहो कि बिहार के लोग जाति पर वोट नहीं पड़ता है। पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, जाति एक बड़ा फैक्टर भी है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है जैसा आप बता रही हैं। जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। जाति अच्छा, कितना बड़ा फैक्टर है? कितना बड़ा फैक्टर है इसको क्वांटिफाई करना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको सही में समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। डिपेंड करता है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई घटना, अगर कोई मुद्दा बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत व्यक्तित्व नहीं हो, तो जब लोकल स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होते हैं, लड़ने वाले सब एक जैसे ही दिखते हैं तो लोग जातियों पर वोट करते हैं। लोगों को लगता है भाई सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई घटना है, अगर कोई विषय है, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु ऐसी एक घटना थी, लोग जातियों से ऊपर उठकर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो अभी ऐसी कौन सी घटना है? 89 में बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, बिहार के लोगों ने जातियों से ऊपर उठकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को वोट दिया। 14 में मोदी वो व्यक्तित्व था, उसके नाम पर लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट दिया। 2019 में पुलवामा राष्ट्रवाद का मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा का, लोगों ने जाति से उठकर भाजपा को वोट दिया। 2020 में वो मुद्दा नहीं था, स्थानीय चुनाव हुए तो भाजपा को उतनी सीट नहीं मिली जितनी मिलने की उनकी उम्मीद थी। आप कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा क्या है? इस बार वो मुद्दा है बदलाव। अभी आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने वहाँ वक्फ को लेकर जो बयान दिया, वक्फ कानून को लेकर जी, तब प्रशांत किशोर ने पुरजोर तरीके से कहा कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया हुआ है उस हिसाब से सबकी रायशुमारी करके किसी तरह का कोई बदलाव करना चाहिए। अब लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है। प्रशांत किशोर क्या मतलब किस तरफ खेल रहे हैं प्रशांत? ऐसा है, वक्फ बिल को लेकर प्रशांत किशोर, जन स्वराज ने पहले दिन से कहा है कि हम लोग इसके विरोध में हैं।
विरोध में क्यों है ये भी वजह बताई। इसलिए नहीं कि वक्फ बिल अच्छा है, खराब है, मुसलमानों के हित में है, विरोध में, वो भी हमारा बहस का विषय हो सकता है। क्यों नहीं वक्फ बिल पास होना चाहिए था? क्योंकि जो मैंने आपने जो बात बताई कि मेरा ऐसा मानना है, जनसुराज का ऐसा मानना है कि जिन बातों को लेकर इस देश की नींव रखी गई, जो इस देश के फाउंडिंग फादर्स थे, संविधान में जो बेसिक प्रावधान किए गए, जिन वर्गों को भारत के इस संघ से जोड़ने के लिए जो वादे किए गए, अगर उसमें कुछ आप आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है उसको आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। ये बात जितना ही मुसलमानों के लिए है उतनी ही किसानों के लिए भी है। किसानों के लिए एक नए कानून का प्रावधान मोदी जी ने करने की कोशिश की, किसानों को वो बात नहीं समझ में आई तो कानून का विरोध भी हुआ, कानून को वापस भी लेना पड़ा। तो बात मुसलमान की नहीं है। अगर आप वक्फ बिल के जरिए कुछ ऐसा संशोधन या प्रावधान कर रहे हैं जिससे देश का 20% आबादी असहज महसूस कर रहा है, तो सरकार या कानून बनाने वालों की जिम्मेवारी है कि उनको कॉन्फिडेंस में ले तभी कानून बनाएं। उस नजरिए से हम उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो मेयर बेवकूफ़ी वाली बात, लोग वोट लेने वाली बात, बरगलाने वाली बात कि मैं आऊँगा तो इस कानून को फाड़ दूंगा। अरे आप ये बताइए कि देश ने कानून बनाया है, आप फाड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पहले बात तो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। दूसरा, अगर आप फाड़ भी दो, मैं यहाँ लाकर फाड़ दूं तो उससे क्या, मैं संविधान यहाँ फाड़ दूं तो क्या संविधान खत्म हो जाएगा? आप तो ये कह सकते हैं, अगर राजनीतिक भाषा भी इस्तेमाल करना है तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। लेकिन ये लोग तो पॉपुलिस्ट बात करते हैं। इनके पिताजी ने, पर वो भी क्या, वो भी हो सकता है क्या कि आप लागू ना होने? बिल्कुल हो सकता है। इनके पिताजी ने, सुनिए मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले समझ लीजिए इनका कैरेक्टर। हाँ। ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। लालू जी ने पूरे देश ने देखा, संसद में खड़ा होकर कहा कि वक्फ का संशोधन बिल आना चाहिए। हाँ। ये हमने नहीं कहा, तेजस्वी ने नहीं कहा, लालू यादव ने संसद में कहा। उन्हीं का लड़का अब उसका विरोध कर रहा है और विरोध करके लोगों को, मुसलमानों को ये बरगला रहा है कि अगर हम जीत कर आए तो हम इसको फाड़ कर फेंक देंगे। मुसलमानों को ये सवाल करना चाहिए कि भाई कानून संसद में बनाया जाता है और संसद से हटाया जाता है। हाँ। किसानों के खिलाफ कानून बना, वापस लिया गया केंद्र की तरफ से। आंदोलन किए और सरकार को मजबूर किया कि वो कानून वापस हो। तेजस्वी यादव एक दिन भी कहीं रोड पर नहीं गए वक्फ बिल के विरोध में। ये मुस्लिम संगठनों ने एक सभा बुलाई थी, इमारत शरिया और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने, उसमें अपना चेहरा चमकाने के लिए उनके खर्चे, उनकी ताकत के लोग जुटे। उसमें यार भाई साहब खड़ा होकर बाहुबली बन रहे हैं कि मैं आऊँगा तो फाड़ दूंगा। भाई तुम एक दिन दिल्ली गए, तुम्हारे विधायकों ने एक दिन मार्च किया, एक दिन तुम लोग धरने पर, उपवास पर बैठे। पंजाब के किसानों ने तो 1 साल दिल्ली को घेरा हुआ था। तुम्हारे पास तो 75 विधायक हैं, तुम घेर लो जाकर दिल्ली। तुम तो कहते हो बिहार में तुम्हारे पास करोड़ों लोग हैं, तुम मुसलमानों के हितैषी हो तो जरा घेर लो। यहीं पर बिहार के जो नेता है उनका घर घेरवाल के देख लो। अब सुनिए, हमने इंटरव्यू लिया उप मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का, उप मुख्यमंत्री बिहार के। अच्छा। सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से जब आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है। चलिए, दिलजले समझते हैं आप? उन्होंने मुझसे पूछा कि बेचारे को जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो पीके बोलते हैं आओ। ठीक है। तुम और पीके मतलब खुद जो हैं वो भी अलग अलग पार्टियों से दिल जले हूँ। अब देखिए, आप किसका नाम ले रही हैं, उनका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी पहले जब कांग्रेस की बिहार में सरकार होती थी तो उस दल में विधायक और मंत्री थे। किसी ज़माने में मुंगेर में उनका एक वीडियो है, देख लीजिए, कहा था कि मोदी को इसी मुंगेर की ज़मीन में गाड़ दूंगा। फिर वहाँ से भागे, जब राजद की, लालू जी का दौर आया तो राजद की सरकार में विधायक और मंत्री बने। जब लालू जी का सितारा नीचे आया तो ये बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश का सितारा गर्दिश में आया तो मांझी जी के साथ ये भागे ये लोग। मांझी जी की सरकार में भी ये विधायक मंत्री थे, रिकॉर्ड पर है, चेक कर लीजिएगा। और आज जब भाजपा का भी थोड़ा बहुत दौर बढ़ा तो ये सम्राट चौधरी उसमें जाकर शामिल हुआ है। तो ये भाजपाई जो यहाँ पर हैं, जो संघ के हैं लोग, जो भाजपा के लिए जिन्होंने खून पसीना लगाया है, उनसे जाकर पूछिए कि ये आदमी कौन है। ये दूसरे को दिल जला बता रहा है। भाई सम्राट चौधरी को बिहार में उप मुख्यमंत्री है, आपने ठीक कहा। बिहार के आधे हिस्से में लोग जानता नहीं है कि सम्राट चौधरी है कौन। आप अभी पटना के किसी भी स्लम एरिया में चलिए और वहाँ पर महिलाओं को खड़ा होकर आप जरा पूछिए कि भाई सम्राट चौधरी कौन है।
जो लोग जानता नहीं कि सम्राट चौधरी कौन है, वो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है दूसरे पर। आपकी पार्टी दिल जलों की पार्टी है कि नहीं? अरे है? भाई, जिनको जहाँ जगह नहीं मिलती है वो आपकी पार्टी में जगह पाते हैं कि नहीं? हम लोग की पार्टी दिल जलों की पार्टी है। हम लोग का दिल जला हुआ है कि हम लोग का बिहार, हम लोग के बच्चे मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, और हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ हैं, सारी क्षमता वाले, फिर भी बिहार की ये दुर्दशा है। इसलिए हम लोग का दिल जल रहा है। दिल इसलिए जल रहा है कि बिहार आज सबसे देश का गरीब और पिछड़ा राज्य है। दिल इसलिए जल रहा है कि लोग बिहारी को बिहारी कह के बाहर अपमानित करते हैं। बिल्कुल दिल जलों की पार्टी है, दिल जलों की पार्टी है, लेकिन इसलिए है कि बिहार की दुर्दशा से हम लोग का दिल जल रहा है। तो आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है, और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से के दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है। कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहाँ से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग अलग राज्यों के लोग जाते हैं। किसने कह दिया? बेहतर सुविधाओं, किसने आपको कह दिया? बेहतर नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अरे आप कल अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है, मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं। उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। तो पलायन आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा, और इतना बड़ा मुद्दा है कि डर के मारे ये सब ढोंगी जितने हैं, सम्राट चौधरी जैसे बेवकूफ लोग, ये सब अब कह रहा है। सम्राट चौधरी अभी कहा उस आदमी ने कि अगले 5 साल में हम लोग पलायन जितने लोग गए हैं उसको वापस लाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, सम्राट चौधरी ने ये अपने फेसबुक पर एक जगह डाला है, उसके नीचे जितने कमेंट आए हैं, कम से कम 6000 कमेंट, हर कमेंट में लोग उस आदमी को गाली ही दे रहे हैं। कह रहे भाई तुम 20 साल से सत्ता में हो, अब कह रहे हो कि 5 वर्ष में पलायन को रिवर्स करेंगे। तुमको 20 वर्ष तो तुमको ध्यान आया नहीं। 20 वर्ष तो तुम ये कह रहे थे कि अरे बिहारी नहीं रहेंगे तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था रुक जाएगी, वहाँ सफाई नहीं होगा, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा, बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिहार में मधुबनी में मोदी जी आए, उन्होंने एक बयान दिया, कहा सहरसा से एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे बिहार के बच्चे, श्रमिक परिवार के बच्चे बॉम्बे और गुजरात में सुविधापूर्वक जाकर वहाँ काम करेंगे। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं। अखबारों ने लिखा मोदी की नई सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन। प्रशांत किशोर और जनसुराज पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमें ऐसी वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे बोड़ा की तरह कुचाकर, जानवर की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। अरे भाई, मोदी जी को ये ना बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। क्या किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में गुजरात में वंदे भारत चल रही है? क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? ये सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? इनकी क्या औकात है? ये लोग 20 वर्ष से ये कहते रहे कि बाहर जाके काम करना बिहारियों का काम करने वाला होना बताता है। ये हमने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए। किसी भी हालत में हम लोग के बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए। ये रुकेगा कैसे? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप तो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगी, थोड़ी उससे पलायन रुक जाएगा। आपने सुना ही नहीं मेरी बात। वो सुनिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुकेगा। इंडस्ट्री से पलायन रुकना होता तो कब का रुक गया होता। क्योंकि यहाँ पहले आजादी के बाद तो थे यहाँ पर 30 से ज्यादा शुगर मिल थे। हाँ। इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन यहाँ रुकेगा जब यहाँ शिक्षा होगा, लोगों के हाथ में स्वरोजगार के लिए पूंजी होगा। जिस दिन पूंजी का पलायन रुकेगा उस दिन बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि और पूंजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। वो कह रहे हैं आप अगर अलहदा हैं
तो वो कह रहे हैं कि आपका काम करने का तरीका तो बाकी पार्टियों की तरह है। मैं अलग है तो फिर अगर बाकी पार्टियों की तरह इसलिए क्योंकि आपने अभी अभी अपना जो अध्यक्ष चुना है, वो अध्यक्ष कौन है? अलग अलग पार्टियों से कूद कर आए, अब आखिर में आपके पास कौन अध्यक्ष अलग अलग पार्टी से कूद कर आए? पप्पू सिंह जी की बात कर रही हूँ। अरे भैया, पप्पू सिंह जी एनके सिंह के भाई, सुन लीजिए, एनके सिंह की जो भाई है वो किसी पार्टी से कूद कर नहीं आए हैं। वो उनकी माँ कांग्रेस में एमपी रही लंबे समय तक, ये भाई साहब खुद एमपी रहे हैं 2 बार। हाँ, और 2014 में अभी कांग्रेस के टिकट पर 2019 में पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 19 के बाद 25 में पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, तो खुद के कहाँ हैं भाई? तो यही हुआ ना, आप कह रहे हैं कि वो कूलिंग पीरियड था। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उदय सिंह को कोई बिहार में कोई चोर तो नहीं कहेगा, गुंडा मवाली तो नहीं कहेगा, अनपढ़ बेवकूफ़ तो नहीं कहेगा? सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चोर बदमाश नहीं है, बिहार की चिंता करने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, 2 बार के एमपी रहे हैं, और लंबे समय से इनका परिवार राजनीति में बहुत सक्रिय रहा है। कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मुकेश सहनी। देखिए, एक चीज मैं सवाल तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, राजशाही परिवार हैं, इनसे आपने बढ़िया पैसा लिया, इनको कहा आप अध्यक्ष बन जाइए, और आप में और बाकियों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा आप भी अपनी पार्टी वैसे ही चला रहे हैं। हम लोग यहाँ बिहार में कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखती है। तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, उनकी छवि यही है, पैसा लो टिकट बेचो। ये लोग धंधा करते हैं। अभी तक तो इन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर अपने पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पैसा लेकर अध्यक्ष बना दिया। बिहार में किसी माई के लाल का हिम्मत है कि कह सकता है कि वो प्रशांत किशोर को पैसा देगा? हमको पैसा देने वाला यहाँ कौन पैदा हुआ है? कोई, मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि किसी को ये कोई भी नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीदने भर किसी के पास पैसा हो बिहार में, ये किसी की ताकत नहीं है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है प्रशांत? पैसा प्रशांत किशोर को आ रहा है, सरस्वती की कृपा से आ रहा है। बुद्धि का खाते वकील के पास पैसा कहाँ से आता है? वकील वकालत करता है, पैसा आता है। ये सब खाली साहब का पैसा है। का बिल्कुल, डॉक्टर का पैसा कहाँ से आता है? डॉक्टर साहब आपका इलाज करते हैं, आपको आप पैसा उनको देते हैं। हाँ। हम जो काम करते हैं उसके लिए लोग हमारी मदद करते हैं। तो कौन सा जो हमने 10 बरस जो काम किया, 10 लोगों को मुख्यमंत्री जो बनाए नहीं, 10 बरस जो काम किया, मुख्यमंत्री बनाए नहीं बनाए वो तो अलग की बात है। जो काम किया, जिन लोगों की मदद की, वो लोग आज मदद कर रहे हैं, और ये बात 3 बरस से कह रहे हैं। 243 में से कितनी सीटें आएंगी प्रशांत के? अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम आएगी या इतनी आएगी कि अगली बार जब आप जीतने रिजल्ट के बाद इंटरव्यू लेने आइएगा तो इस हाथे में, इस कैंपस में घुसने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब इतनी आप भीड़ जो है, इतनी नहीं, भीड़ नहीं, इतनी ज्यादा सीट आएगी कि आप इस कैंपस में आने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो अभी भी करनी पड़ती है। नहीं, वो अलग, ये तो अभी भीड़ है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी सीट की इतिहास लिखा जाएगा। जेडीयू की क्या फ्यूचर 25 से कम, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं, रोज आकलन नहीं बदलते हैं। नहीं, पर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं सियासत छोड़ दूंगा 25 से? मैं बोल तो दिया, फिर रिपीट कर देता हूँ। फिर आऊंगी मैं, आप आ जाना, फिर आप दूसरी बार आए हैं, एक बार और आ जाइएगा। कि सियासत फिर आप छोड़ देंगे? बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा। अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? अरे ये तो आप लोगों ने कहा, कह रहे ऐसे कैसे हो? मैं कह रहा हूँ, इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ, सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। लेकिन आप बताइए, ऐसा संभव है कि जदयू यहाँ दल है उस पर फोटो लगा हुआ है मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यालय में फिर उन्होंने पोस्टर लगा दिया नीतीश बाबू का। वो तो आपस में लड़ रहे हैं वो किसी, लेकिन जदयू के कार्यालय में नीतीश मोदी जी का फोटो 30 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार लगा। एनडीए है ना, आपस में लड़, उनके नेतृत्व में एनडीए का वो ऑफिस नहीं है, वो जदयू का ऑफिस है। तो आप कह रहे हैं कि अब ये भैया वो ऑलरेडी उनका मतलब भाजपाकरण तो हो गया है, जैसे कहते हैं ना कांग्रेसी, भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उसी तरह जदयू का भगवा रंग में पेंट होना शुरू हो गया है। चुनाव आते आते पूरा ही पेंट हो जाएगा। पर आपको भी तो ये कहते हैं कि इस सफेद कुर्ते के पीछे कहीं ना कहीं भगवा रंग छिपा हम लोग का कलर पीला है। मिक्स ऑफ बोथ नहीं, हमारा कलर हाँ, पीला है का कलर भी और पीला है। जो लोगों को नहीं पता है उनको बता दे कि अगर हिंदू वाले भी जो लोग हैं उनको नहीं पता है, हिंदुओं के लिए सबसे शुद्ध जो कलर जिसको मानते हैं वो पीला है, पीताम्बर है, वो विष्णु का कलर है।
हम लोग के यहाँ जब शादी होती है लोग हल्दी लगाते हैं, बच्चे का जन्म होता है उसको हल्दी किया जाता है, भगवा नहीं पहनाया जाता है। तो भगवा से भी ज्यादा शुद्ध कलर है ये, भगवा से भी ज्यादा है विष्णु का कलर है। नहीं तो आप बताइए। आप ये सवाल पूछने के पीछे मकसद था कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई सीपीएम हो, ये सब कहते हैं माले, ये सब कहते हैं कि आप उनकी बी टीम है भाई। तो यानी मोदी जी के साथ पहले भी आपने काम किया है, उन्हीं के इशारे पर आप यहाँ पर आ गए। इतने देर से तो बोल रहे हैं कि भाजपाई हमारी हमको गाली दे रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमको आरोप लगा रहे हैं, फिर आपने अभी कहा कि अब हमको आरजेडी वाले अब ऐसा है तो क्या पहले वो आपस में लड़के पहले ये तय कर लें कि भाई मैं किसके साइड हूँ। बता दीजिए आप मैं किसकी किसी के साइड नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, बिहार के युवाओं के साथ हूँ और बिहार के युवाओं की तकदीर बदलने के उस जज्बे के साथ हूँ कि नवंबर के बाद बिहार का युवा पलायन नहीं करेगा। अगले 10 वर्ष में बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाकर दिखाया जाएगा, बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित कर देंगे। अच्छा, और राहुल गांधी क्या बोले राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी यहाँ जो चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया कुमार को उन्होंने बकायदा मौका दिया हुआ। कुमार चले गए, लालू जी ने मना कर दिया, वो चले गए वापस। किसने मना कर दिया? लालू जी ने मना कर दिया। यहाँ कांग्रेस नहीं चलती है ना, लालू जी चलाते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, पिछलग्गू समझती है ना, पिछलग्गू पार्टी है। तो लालू जी जो चाहते हैं वो होता है। तो 4-5 दिन कन्हैया कुमार जी आए तो लालू जी को अच्छा नहीं लगा, लालू जी ने कहा इसको बाहर करो भाई। अब अदरवाइज आप समझिए कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है, कन्हैया कुमार बिहार के हैं, सुलझे हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? ये तो यक्ष प्रश्न है, क्यों नहीं आ सकते हैं? कांग्रेस तो चाहेगी कि उनका नेता यहाँ आए। तो आप कह रहे हैं वो यहाँ दिखेंगे नहीं? कहाँ दिखे? दिख रहे हैं आपको, बताइए अपने पत्रकारों से, यहाँ पूछिए मित्रों से कि कोई कन्हैया कुमार आए थे उसके बाद दिखे यहाँ पे? तो भाई लालू जी नहीं चाहते वो आए तो नहीं आएंगे। तो अगर लालू जी कल कह दें राहुल गांधी को नहीं आना तो राहुल गांधी नहीं आएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं? बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ। लालू जी कहेंगे आपको 25 सीट लड़ना है तो 25 सीट लड़ना है, 70 दिया तो 70, 50 दिया तो 50। यहाँ पर की जो राजनीति है उसको लालू यादव चलाते हैं। यहाँ पर खड़गे जी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं उसका महत्व नहीं है। वो कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, बिहार में उनका कोई वजूद नहीं। अच्छा, कल लालू जी ने चाहा कि प्रशांत किशोर हमारे साथ आ जाए। नहीं जा सकते, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं। लालू नीतीश मोदी के खिलाफ खड़े हैं। आप ना चुनाव से पहले, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद, ना आज, ना 2029 में। आप आज भी नहीं, 5 वर्ष बाद भी नहीं। गठबंधन करेंगे? 5 वर्ष बाद भी नहीं। मान लीजिए हमको 0 सीट आ गया, 10 सीट आ गया। हाँ, 10 सीट तो भी नहीं। मुझे मालूम है 10 सीट आएगा, वो 10 एमएलए भाग जाएगा, उसको बीजेपी वाले या सत्ता में जो आएगा वो खरीद लेगा। फिर भी प्रशांत किशोर नहीं हिलने वाला है। प्रशांत किशोर यही करेगा जो आज कर रहा है। जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। और आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, पार्टी को तय करना है, कार्यकारिणी की बैठक है उसमें तय होना बाकी है। मतलब आप पीछे से नहीं, आप फ्रंट से? आप अगर कार्यकारिणी में लोगों ने तय किया कि चुनाव लड़ना है, तो कार्यकारिणी में है कौन? अरे 35 जो प्रशांत कहेंगे वही होगा। ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर तो कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य हैं। 35 लोग की कार्यकारिणी है और उसकी बैठक है, कार्यकारिणी में तय। कोई ऐसा है जो आपके खिलाफ चला जाएगा कि नहीं? भाई बहुत लोग जा सकते हैं। रोज मतलब रोज की मारामारी है, रोज लोग विरोध करते हैं, रोज लोग सुझाव देते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो लोकतंत्र जो है आपके यहाँ पर सबसे बड़े लेवल पर जिंदा है। बड़े लेवल पे मैं ये दावा नहीं कर सकता कहने के लिए ही सही, लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करते हैं कि लोग जितना हो सके लोकतांत्रिक तरीके को बनाकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रशांत किशोर, बहुत बड़े दावे उनकी तरफ से हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता इन दावों पर दिल देती है, वोट देती है कि नहीं। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।